हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो जनरल प्राइस इंडेक्स इंडिसेस बनाए जाते हैं वो जनरल प्राइस में चेंज को शो करते हैं। जनरल प्राइस में चेंज होने से कंज्यूमर है उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इसलिए सोसाइटी में जो डिफरेंट क्लास के कंज्यूमर रहते हैं, प्राइस में चेंज होने से उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस इफ़ेक्ट को जानने के लिए क्या किया जाता है, एक स्पेशल इंडेक्स बनाया जाता है और उसको कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है बेटा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स विच मेजर द average change in price paid by the specific class of consumer for goods and service consumed by them in the current year in comparison with the base year। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या मेजरमेंट करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है एवरेज चेंज, प्राइस में जो एवरेज चेंज हुआ है। ठीक है, और जो एवरेज चेंज हुआ है वो स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंज्यूमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम बाय दैम। कंज्यूमर जो होते हैं, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर क्लास यहाँ पे नीचे गिवन है। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर क्लास होती हैं उनके जो वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम करते हैं उनके उन गुड्स और सर्विस के प्राइस में एवरेज क्या चेंजेज आए हैं वो मेजरमेंट किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से। और ये करंट ईयर का होता है और इसको कंपैरिजन किया जाता है बेस ईयर के साथ। ठीक है, तो इसमें चेंज इन द प्राइस लेवल अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द कंसर्न क्लास ऑफ द कंज्यूमर। अगर प्राइस में चेंज होगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंज होगा। तो कंसर्न क्लास ऑफ कंज्यूमर्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंज हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बनाया जाता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिसेस कहा जाता है। ठीक है, अब नीचे है कंज्यूमर ग्रुप या कंज्यूमर क्लास कह सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल वर्कर, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ और एग्रीकल्चर लेबर, तीन यहाँ पे कंज्यूमर क्लास गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बनाया जाता है उसके तो कैसे उसको बनाया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या है इसके अंदर, सिलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर क्लास। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर क्लास होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, एग्रीकल्चर वर्कर हैं, टीचर्स हैं। तो इनमें से सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस क्लास के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना चाहता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर क्लास। उसके बाद फिर क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट। कंज्यूमर क्लास का सिलेक्शन होने के बाद आफ्टर द डिसीजन अबाउट द ग्रुप ए सैम्पल ऑफ पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, यानी कि उस ग्रुप का या उस क्लास का सिलेक्शन होने के बाद उसमें से एक सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल से वो जो फैमिली उसके अंदर इंक्लूड है उनके बजट के बारे में जाना जाता है। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, कमोडिटी विच दे कंज्यूम, क्वांटिटी ऑफ द कंजप्शन, प्राइस ऑफ द कंसर्न गुड्स एंड सर्विस और मनी स्पेंड ऑन दीज गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, यानी कि कौन सी कमोडिटी यूज़ की जाती है, कितनी क्वांटिटी है, प्राइस क्या है उसके और कितना आप उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करते हो। तो कंज्यूमर से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। द आइटम विच जनरली कंज्यूम में बी क्लासिफाइड इन द ग्रुप लाइक फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइट, हाउस रेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन और मिसलेनियस। ठीक है, इसके अंदर जो गुड्स आएंगी वो चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट है इसमें चॉइस ऑफ द बेस ईयर। गुड्स का सिलेक्शन करने के बाद फिर होता है उसमें चॉइस ऑफ द बेस ईयर। फैमिली बजट की इन्फॉर्मेशन के बाद फिर बेस ईयर का सिलेक्शन। ठीक है, तो करंट ईयर बेस ईयर में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में 2011 को क्या है बेस ईयर लेके चलते हैं। ठीक है, जो अगर पूछा जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बेस ईयर कौन सा ईयर चल रहा है तो 2011 और 12 क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर चल रहा है प्रेजेंट के अंदर। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है प्राइसेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आइटम्स का सिलेक्शन हो गया था। तो आइटम्स का सिलेक्शन करने के बाद फिर रिटेल प्राइस, जो डिफरेंट रीजन में जो प्राइस चल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। यानी कि रिटेल
price of select item commodity should be collected from the region where the group of select person lives and make the purchase। यानी कि जिस एरिया में वो जो ग्रुप रहता है, कंज्यूमर ग्रुप रहता है, उस एरिया में उन कमोडिटी के क्या रिटेल प्राइस हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट उसके बाद वेटेज, ठीक है, प्राइस कलेक्ट करने के बाद फिर क्या किया जाता है, वेटेज दी जाती है, क्योंकि द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस आइटम द फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल इज़ डिफरेंट। जो सभी गुड्स होती हैं वो सभी के लिए सेम इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं। सभी ग्रुप, कंज्यूमर ग्रुप के लिए कुछ गुड्स मेन होती हैं, कुछ के लिए वो मेन नहीं होती, तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या है, वेटेज दी जाती है। देयरफॉर द सिलेक्टेड आइटम शुड बी गिवन वेटेज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। ठीक है, उस कंज्यूमर ग्रुप के लिए उन गुड्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेटेज दी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए दो वे हैं कैसे उनको वेटेज दी जाती है। क्वांटिटी वेटेज द वेटेज आर गिवन इन प्रपोर्शन टू द क्वांटिटी कंज्यूम इन द बेस पीरियड। ठीक है, कितनी क्वांटिटी का वो कंजप्शन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेटेज दी जाती है। एक्सपेंडिचर वेटेज, दीज वेटेज आर गिवन इन द प्रपोर्शन टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम कंज्यूम इन द बेस पीरियड। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में किस गुड्स के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है। मान लो कि 100 रुपीज़ है, ABC 3 गुड्स परचेज की जाती हैं। ए के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया, बी के ऊपर कितना है और सी के ऊपर कितना है, ज़्यादा किस पे है, कम किस पे है, उसके अकॉर्डिंग फिर उन्हें क्या दी जाती है, वेटेज दी जाती है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और सेकेंड है फैमिली बजट मेथड। ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो मेथड है वो लेस्पियर का ही मेथड है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेम वही है जो लेस्पियर ने दिया था। सेकंड जो है वो है फैमिली बजट मेथड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये भी हमारा मेथड आ चुका है। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज द मेथड टू फाइंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, हमने किया था वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, उसका फॉर्मूला यही था। अगर आपको याद हो, आपने लर्न किया हो तो समेशन RW डिवाइडेड बाय समेशन W। ठीक है, ये दोनों मेथड, लेस्पियर वाला भी, CPI का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। फैमिली बजट का भी मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये उनको दोबारा से हम डिस्कस नहीं करेंगे। R कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको थोड़ा मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। समेशन RW डिवाइडेड बाय समेशन W। R कैसे कैलकुलेट करते हैं, P1 करंट ईयर के प्राइस डिवाइडेड बाई P0 बेस ईयर के प्राइस इनटू में 100। ये सभी कमोडिटी के ऊपर ABC जितनी भी हमें कमोडिटी गिवन है सभी पे ये R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सभी की, और R की वैल्यू को हम W से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर लेंगे, समेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आप करके देख लेना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट लिविंग इंडेक्स। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी। देखो, प्राइस पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, तो प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से गवर्नमेंट को जैसे कि उसे डिसाइड करना पड़ेगा वेदर द प्राइस आर टू बी कंट्रोल। अगर प्राइस ज़्यादा है तो प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाए, या ड्यूल प्राइस पॉलिसी कैसी बनाई जाए, शुड बी अडोप्टेड, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ टू बी इंट्रोड्यूस। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या है, प्राइस रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मेट बनानी पड़ती हैं, और ये जो पॉलिसी जो बनाती है गवर्नमेंट, प्राइस पॉलिसी जो बनाएगी वो किसके बेस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्लियर करेगा कि कंज्यूमर को अपनी एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने के लिए कितनी उसे कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, ठीक, कितना उसका एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट मान लो कि कंट्रोल पॉलिसी बनाना चाहती है, ड्यूल प्राइस पॉलिसी अडोप्ट करना चाहती है, या PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट करना चाहती है, तो ये सारी चीज़ें तब यूज़ कर पाएगी जब उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का पता हो। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक द रेंट कंट्रोल, टैक्सेशन, जर्नल इकोनॉमिक, फिस्कल पॉलिसी, ये पॉलिसी जो होती हैं बेस होती हैं, और ये किस बेस पे बनाई जाती हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को बेस लेके बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर है वेज एडजस्टमेंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर यूज एज बेस फॉर द वेज एडजस्टमेंट।
द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेस ऑफ द इंडिसेस। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि कंज्यूमर को जो बेसिक गुड्स जो यूज करता है उनके लिए उसे कितना एक्सपेंडिचर करना है। मान लो कि ये जो बेसिक गुड्स जो होती हैं, फूड है, क्लोथ है, शेल्टर्स है, अगर मान लो इनके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी वेज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सैलरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उन्हें अलाउंसेस वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना देना है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से क्लियर होगा कि प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट डिसाइड कर पाएगी फिर उन्हें वेजेस कितनी इंक्रीज करनी है। ठीक है, अगर मान लो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्लियर करता है कि पहले के कंपैरिजन में या बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइस जो है वो ज़्यादा हाई इंक्रीज हुए हैं 50 या 60%, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी में भी एडजस्टमेंट करेगी और अलाउंसेस जो दिए जाते हैं उनमें भी एडजस्टमेंट करेगी। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ द रियल वैल्यू। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो रियल वैल्यू मेजरमेंट में करने में भी हेल्प करता है। रियल वैल्यू का मीनिंग क्या है बेटा, कि मान लो कि आपके पास 10 रुपीज़ है, आप इस 10 रुपीज़ से कितनी एक्स गुड की क्वांटिटी ले पा रहे हैं, वो क्या होती है उसकी रियल वैल्यू। अगर मान लो सपोज इस एक्स गुड के प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो इस 10 रुपीज़ की रियल वैल्यू यानी कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास कितने रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, कोई एक्स गुड्स आपके जो आप लेते हो वो 2 रुपये में आती है, 2 रुपीज़ उसके प्राइस है, तो आप कितनी क्वांटिटी ले पाओगे, 5। ठीक है, अगर मान लो इस एक्स गुड के प्राइस 2 से इंक्रीज होकर 5 हो जाते हैं, तो रुपीज़ तो आपकी इनकम तो 10 रुपीज़ ही है, क्वांटिटी कितनी ले पाए, 2, तो यानी कि इस 10 रुपीज़ की रियल वैल्यू क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई है। अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो इस 10 रुपीज़ की रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एनालाइज ऑफ मार्केट एनालाइज करने के लिए भी इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जाता है कि जो कोई स्पेसिफिक गुड्स है, कमोडिटी है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई में क्या चेंजेज हुए हैं। ठीक है, नेशनल इनकम डिफ्लेटर को भी जानने के लिए क्या किया जाता है, प्राइस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम डिफ्लेटर क्या होता है, रियल चेंज नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है डिफिकल्टी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये बेटा हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको लेस्पियर, पाश्चे और फीसर, ठीक है, तीनों के जो उन्होंने फॉर्मूले दिए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको एसेंशियल प्रैक्टिस में क्वेश्चन गिवन है, वो क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के भी क्वेश्चन गिवन है एसेंशियल प्रैक्टिस में, वो क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हो कभी भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।